राजस्थान लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन प्रदेश की 5 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के सीधे मुकाबले को बीएसपी ने दिलचस्प बना दिया है। यूं तो दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन चुनाव में एक और फैक्टर भी है जो अक्सर काम करता है, और वो है जातिगत समीकरण, जिसके दम पर बीएसपी यूपी में सरकार बना चुकी है और देश के बाकी राज्यों में अपने वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट रखने में कामयाब भी रहती है। और इसीलिए राजस्थान की कई सीटों पर बसपा की चाल से मामला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, और इन सीटों की सीधी कमान बसपा के प्रभारी रामजी गौतम ने ले रखी है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी अलवर में 17 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपनी इसी रणनीति को अपनाया था जिससे उन्हें 2 सीटों पर जीत मिली थी, और इस बार जालौर सिरोही, नागौर, अलवर, भरतपुर और धौलपुर करौली सीट, जहां पर बसपा ने जातिगत समीकरणों को साधते हुए मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। बसपा के राजस्थान प्रभारी और सांसद रामजी गौतम का कहना है कि इन 5 सीटों पर बसपा मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता को जिस तरीके से उतारा, अब ऐसे में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है। बसपा ने यहां से लाल सिंह राठौर को टिकट देकर सवर्ण और क्षत्रिय वोटर्स को साधने का काम कर दिया है। इसी तरह से नागौर से बीजेपी ने पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, तो कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतार दिया है, और इसके बाद ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प और रोचक होता हुआ नजर आता है। और इन सभी चीजों को हम इस कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, उनसे आपको मिलवाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनावी दंगल में जब बड़े राजनीतिक दल इस वक्त मैदान में हैं, सीधे सीधे माना जा रहा है कि यह आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन बीएसपी ने इस लड़ाई को बड़ा दिलचस्प बना दिया है, बड़ा रोचक बना दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर यह नजर आ रहा है। इसमें अलवर सीट है, करौली, धौलपुर, ये ऐसी सीटें हैं जिस पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प माना जा रहा है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर निर्दलियों की अपनी दावेदारी भी है, अपनी भूमिका भी है, जिसमें रविंदर सिंह भाटी जिसका जिक्र होता है। लेकिन चलिए इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ललित चतुर्वेदी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विक्रम सैनी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुरुआत में सबसे पहले ललित जी आपसे ही कर रहा हूं। सर, क्या आप देख रहे हैं कि कुछ सीटें ऐसी, अलवर, भरतपुर, करौली, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण हमेशा से प्रभावी रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी को जो वोट हैं वो ठीक ठाक मिले थे, तो उस उम्मीद के अगर हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में आप स्थिति क्या देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी काफी पुरानी पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको प्राप्त है 1984 से। जब काशीराम जी ने स्थापना की थी तो बहुजन को साथ लेकर के चलने का उनका उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद में जो देखने को आया था कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुजनों को फोकस ना करके दलितों और एक खास मेजोरिटी को फोकस किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर राजस्थान और देश के कई प्रदेशों में चुनाव लड़ती आई है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करौली, सवाई माधोपुर और अलवर सीट ऐसी जो है, जो मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं इस दृष्टि से, चुनाव की दृष्टि से, चाहे वो विधानसभा का चुनाव था या अभी लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन में क्योंकि दलित वोट बैंक सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में काफी प्रभावित करता है, और अलवर में एक खास करके अपन बात करें तो माइनॉरिटीज वहां पे काफी हैं, तो उसका प्रभाव, और वहां से जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है एक्चुअली फजल हुसैन जी को, वो क्योंकि उसी समुदाय से आते हैं और उनका एक काफी उस क्षेत्र में काफी प्रभाव भी है, मेवात क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव है। तो इन 2-3 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी का पहले भी काफी अच्छा होल्ड रहा है, और मुझे लगता है इन चुनावों में भी डेफिनेटली वो एक अच्छा खासा वोट बैंक अपनी तरफ खींचने में समर्थ रहेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा इसमें डाउट लगता है कि वो वहां से सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो होता है जहां पे एक लोकसभा सीट पर 20 से 25 लाख वोटर होते हैं, और उस पे मतलब अभी तक राजस्थान में कोई बहुत बड़ा प्रभाव कभी लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाजवादी पार्टी का रहा नहीं है। अगर खास करके
एक विधानसभा को प्रभावित करने वाली बात है तो विराटनगर है या अलवर ग्रामीण का जो क्षेत्र है जहाँ पे मेवात क्षेत्र आता है, वहां पे डेफिनेटली उनको वोट मिलेंगे। थोड़ा बाड़मेर वाला जो एरिया है, बाड़मेर और जैसलमेर की जो सीट है, वहां पे भी बहुजन समाजवादी पार्टी डेफिनेटली प्रभावित करेगी इस चुनाव को। और थोड़ी तकलीफ इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो पुराने जो रूठे हुए नेता हैं, उन्होंने वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार को शायद समर्थन भी दिया है, जो खबरें सुनने में आई हैं, और उससे शायद थोड़ी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को वहां आ सकती है। और एक और बड़ा बहुजन दिलचस्प समाज मुकाबला पार्टी इसलिए वहां भी पे है लीड क्योंकि ले सकती है थोड़ा। अलवर उससे आने वाली फायदा है या तो बसपा बहुजन प्रमुख समाजवादी पार्टी को मायावती। मिलेगा ही मिलेगा, अदरवाइज हाँ विपक्षी अन्य पार्टी को भी ठीक मिल है, सकता है, ठीक है। कांग्रेस को इसमें मिल मैं जरा विक्रम जी को भी जोड़ लेता हूं। विक्रम जी, आपको नहीं लग रहा कि मायावती आएंगी और उसके बाद अपने वोटर्स को इंटैक्ट रख पाने में बीएसपी हमेशा कामयाब रहती है? ये कहा जाता है कि उनका जो कोर वोटर है वो उसको अपने साथ जोड़ करके रखती हैं, और अगर अलवर आ रही हैं तो आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी के जो दिग्गज हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी के अगर आप पूरे कार्यकाल देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ में लेकर जो देश को आगे बढ़ाया है। तो संपूर्ण देश ने ये बात देखी है। और आप सिर्फ मायावती जी की या बसपा की बात मत कीजिए, पूरे हिंदुस्तान ने भुआ भतीजे और युवराज के गठबंधन को भी देखा है, जिनके सामने चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत के साथ वहां सरकार बना पाई थी। तो इसलिए राजस्थान के परिदृश्य में अगर बात करें तो बसपा पार्टी यहाँ कांग्रेस की बी टीम के रूप में शायद कोई काम कर पाए, लेकिन उनका कोई जनाधार यहाँ पे हो। पूरे देश की जनता इस बात को देख रही है कि कौन व्यक्ति किन विचारों के साथ, किन सोच के साथ और किन योजनाओं के साथ जनता के बीच में जा रहा है। जनता का विश्वास है वो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनकी योजनाओं में के साथ है, उनके विकास के एजेंडे के साथ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 25 की 25 सीटें विजयी होगी और 404 सीटें से 400 प्लस से अधिक जीतने का जो सपना साकार होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं भी बसपा की कोई भूमिका नहीं होगी। विक्रम जी, आपको नहीं लगता जमीनी स्तर पर जब ये मुद्दे उठते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट डालने वाला इशू है वो जातीय समीकरण है, और इसको बीएसपी बहुत अच्छे तरीके से जानती भी है। आपने देखा भी है बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके इसका बड़ा इम्पैक्ट नज़र भी आता है। राजस्थान भी इससे छूता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी बड़ी संख्या में जीतते हैं और छोटी पार्टियों का दबदबा भी अपना अच्छा खासा नजर आता है। तो आपको नहीं लगता कि मुश्किलें होंगी? बेशक आप कहें कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप इनकार नहीं करेंगे, आप तो कहेंगे कि ठीक है आपके लिए बहुत रास्ता आसान है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। देखिए सर, ये जातिवादी जो व्यवस्था है ये विकास के सामने कहीं भी टिकने वाली नहीं है, और लोग जातियों से ऊपर उठकर आज राष्ट्र विकास के, खुद के विकास की परिकल्पना करने लगे हैं। आप पिछले 2 चुनाव को भी देखें तो 10 सालों में पिछले दोनों टर्म में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतकर यहां से रिकॉर्ड बनाया था, और आप मानिए तीसरी बार भी हैट्रिक होने जा रही है। चुनाव से पहले कई बार हमें लगता है कि जातियों के आधार पे लोग जा रहे हैं, समुदाय के आधार पे जा रहे हैं, धर्म के आधार पे जा रहे हैं, लेकिन अंतर्गतवा जब लोग वोट करने के लिए जाते हैं, जो समय नजदीक आता है, तो वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, मैं जरा देश और राष्ट्र इसमें राजकुमार जी को भी जरा जोड़ लेता हूं। बहुत जरूरी। ठीक है राजकुमार जी, बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं कि जातीय समीकरण अब बहुत पीछे रह गए हैं। वो कह रहे हैं कि विकास की बात अब आगे है, लेकिन आप तो बार बार सवाल यही उठा रहे हैं कि विकास हुआ कहां है? 10 साल में विकास की क्या काम हुए हैं, आप गिनवा दीजिए। बार बार आप यही तो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल शुभेंदु जी, सबसे पहले मैं एनडीटीवी के दर्शकों को, आप सबको चेटी चंड की, नवरात्राओं की और आने वाली ईद की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में देश में सिर्फ एक बात चल रही है, ना तो कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव लड़ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी और देश में कोई मुद्दे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं केवल सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इतने घमंड में चूर है कि आज बसपा अगर राजस्थान में चुनाव लड़ रही है और आप अगर डिबेट करवा रहे हैं और डिबेट में आप असर बता रहे हैं कि जाति समीकरणों पे असर पड़ता है, 5-6 सीटों पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ये सुनने तक को तैयार नहीं है कि इस देश में अब जाति, धर्म, विकास सब अलग है, केवल कमल का फूल और हाथ का चुनाव चिन्ह भी अलग है, केवल एक चेहरा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं
इतना घमंड में चूर मत होइएगा। 400 से पार सीटें हमारी भी आई थी। हमारी इंदिरा गांधी उस वक्त नेता थी, वो कहा करती थी भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसदों का विशेष सम्मान किया करो। जब से देश के प्रधानमंत्री 10 साल से नरेंद्र मोदी जी बने, वाजपेयी साहब के जमाने में अलग परिस्थितियां थी। आज इन्होंने क्या माहौल कर दिया है, विपक्षी पार्टियों को किस तरह से अपमानित किया जाता है, सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, देश आगे बढ़ेगा इस पे बात नहीं करते, राज्यों को कैसे बांट दिया, भाषाओं में बांट दिया, जातियों में बांट दिया, कैसा ये राज चला रहे हैं। आप सब देख रहे हैं मणिपुर की क्या हालात थे, हिंदुस्तान की महिला पहलवानों के क्या हालात थे, राजस्थान के अंदर ईआरसीपी को लेकर क्या हालत थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम बार बार भारतीय जनता पार्टी को कहते कहते थक गए कि राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके जल संसाधन मंत्री जो राजस्थान से आए टस से मस नहीं हुए। और जैसे ही इन्होंने डबल इंजन की सरकार आई, इन्होंने तुरंत 10-20 दिन के अंदर वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी राज्यों के साथ भी भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहें 2014 में इनको 25 सीटें मिली थी, 2019 में इनको 25 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 जनगणना को आप बड़ा मुद्दा भी बता रहे थे। आपने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम जातिगत आधारित जनगणना इसमें कराएंगे। ललित चतुर्वेदी जी, आपको लगता है कि इससे इस जातीय समीकरणों को और ज्यादा धार मिलेगी? पहले जिसको कहा जाता था, और बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि अब जातीय समीकरणों से ऊपर उठ करके लाभार्थी वर्ग बड़ा हावी हो चुका है, तो अगर वापस से जातिगत जनगणना की बात अगर विपक्षी खेमा करता है तो इससे बीजेपी के उस एजेंडे को सबसे बड़ा नुकसान है। देखिए, जातिगत जनगणना एक मेरे हिसाब से चुनावी मुद्दा है अभी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जातिगत जनगणना नहीं भी कराई जाए तो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में या भारतीय के लोकल राजनीति में भी जितने भी कैंडिडेट्स को चुनाव में उतारा जाता है, उनमें आप ज्यादातर जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के उतारा जाता है। आप इस बात से एग्री करेंगे। आप चाहे वो राजस्थान की बात करें, आप देखिए साथ जो अपना जितनी भी दलित सीटें हैं, आप या फिर आप आदिवासी सीटें हैं, वहां पे आप देख लीजिए आदिवासी कैंडिडेट को उतारा गया है या फिर दलित कैंडिडेट को उतारा गया है। तो जातिगत जनगणना भले ही आप कराएं नहीं कराएं, वो एक बहस का एक डिफरेंट इशू मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति में जातिगत राजनीति हमेशा हावी रही है और हमेशा हावी रहेगी। मुझे लगता नहीं है कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठ करके कोई भी दल टिकट वितरण करता है। आप जयपुर की बात कर लीजिए, जयपुर में ज्यादातर कैंडिडेट जो उतारे जाते हैं वो या तो ब्राह्मण प्रत्याशी होते हैं या जनरल प्रत्याशी होते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, जो जयपुर में ओबियसली उनका बहुत ज्यादा बहुतायत में वो लोग हैं। तो जातिगत जनगणना आप भले ही ना कराएं, लेकिन आप दलित की अगर बात कर रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी अगर राजस्थान के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, 2018 में 6 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी ने वहां जीती थी जहां पे दलित बहुतायत में है। कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पे बहुजन बहुतायत में है, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का नारा और उद्देश्य था। लेकिन जहां पे दलित हैं या फिर जहां पर मुसलमान वोट बैंक था, डेफिनेटली वहां पे उनको जीत हासिल हुई थी। और इसी तरीके से उन्होंने आज भी जो मेन कैंडिडेट उतारे हैं, अगर मैं बाड़मेर सीट की बात करूं, सादुलपुर सीट में मनोज कुमार उनके अभी विधायक हैं। मनोज कुमार की जो जीत हुई थी, मुश्किल से 2-2.5 हजार वोटों की जीत हुई थी। और जबकि दोनों जो सामने कैंडिडेट थे, दोनों जाट समुदाय से आते थे। सादुलपुर सीट जाट समुदाय को डोमिनेट करती है, लेकिन इसके अलावा जो आपका दलित वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक है, वो भी इक्वल है। और एक तरफा वोटिंग होकर के आप देखिए वहां पर 2.5 हजार वोट से जीत हासिल हुई थी। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी एक सवाल मैं इसमें और जोड़ देता हूं सर ललित जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि जो वर्किंग स्टाइल रहा है बीएसपी का और जो लास्ट हिस्ट्री रही है इलेक्शन की, ऐसी हैं जहां पे लोग मानस बना चुके हैं कि हम हमारे जातिगत कैंडिडेट को कोई है उसी को वोट देंगे, भले ही वो कैंडिडेट बीजेपी का हो या ना हो या कांग्रेस का हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं ये ललित जी एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि लास्ट जो इलेक्शन हिस्ट्री रही है बीएसपी की और जो वर्किंग स्टाइल रहा है, अब मायावती आ रही हैं अलवर में, उनकी जनसभा भी है, आपको लगता है कि वोटर्स को जो इंटैक्ट रखने में हमेशा बीएसपी माहिर मानी जाती है कि वो कई बार पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि साहब देखिए कितना अभी तक नीरस चल रहा है चुनाव, मायावती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, बीएसपी की कोई रैली नहीं है, ज़्यादा कोई हलचल नहीं है, उतनी गतिविधियां नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन उनका साइलेंट अंडरकरंट चलता है, ये नज़र आता है क्या? देखिए, वैसे देखा जाए तो 2018 के बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत ऐसे एक्टिव तौर पर यहाँ पे नजर नहीं आई, ये ठीक है, लेकिन इनके जो यहाँ के राजस्थान के अध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा, वो डेफिनेटली अंदर अंदर काम करते रहते हैं।
और दलितों में वोट बैंक के लिए जो मैंने देखा है, जो वोट बैंक को वो लोग टारगेट करते हैं या जो उनका कोर वोट बैंक है, वहां पे बहुत ज्यादा वो ओपन प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। वहां पे एक बहुत सटीक रणनीति से बहुजन समाजवादी पार्टी काम करती है, जो मैंने विश्लेषण किया है कि वहां पे उनके जो गली मोहल्ले के नेता होते हैं, उनकी सभाओं में जाकर के जनरली ये लोग वोट बैंक के लिए बात करते हैं। उनका एक सिंपल फंडा है कि ये हमारा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है जो कि दलितों की सुनेगा, आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिलाएगा, आपको आर्थिक जो भी कर्ज है उससे मुक्ति के लिए आपको प्रेरित करेगा, आपको आपके विकास में योगदान देगा, आपके बच्चों का भविष्य सुदृढ़ करने में मदद करेगा। इसलिए वहां पे वोट बैंक बहुजन समाजवादी पार्टी बहुत साइलेंटली इस तरीके से काम करती है। बड़ी बड़ी रैलियां या बड़े बड़े आंदोलन, वो सब वो मुद्दे उठा करके नहीं चलते हैं। मैंने कभी भी इलेक्शंस में उनको इस तरीके से देखा नहीं है, और आपको भी शायद ऐसा महसूस हुआ होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पे जरूर ऐसा होता है, जहां पे मायावती क्योंकि 4 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसके अलावा 2 बार सांसद नहीं है, तो उनका वहां पे, क्योंकि वो वहां पे बैठती थी मायावती जी, और उनका बहुत बड़ा वहां पे वर्चस्व था। बिल्कुल, उनका होम स्टेट है, उनका होम ग्राउंड है, तो वहां पर ज्यादा बेहतर करने की कोशिश रहती है। ठीक है, मैं ललित जी वापस आता हूँ। विक्रम सैनी जी और राजकुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं जरा विक्रम जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाहता हूँ। ये बताइए सर कि ये जातिगत समीकरणों की काट आपके पास क्या है? अलवर में जब मायावती आ रही हैं, उसका कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा, तो उसकी काट के लिए आपके पास क्या उपाय है? देखिए सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे एक बात कही थी कि देश की जनता जाति धर्म से ऊपर उठ चुकी है। आप देखिए, देश में 70 साल बाद में ऐसा हुआ कि महिलाओं की अस्मिता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय का निर्माण किया। किचन के रसोई के लिए धुएं से जब हमारी माताएं बहनें परेशान रहती थी, बीमारी का सामना करनी थी, तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की, लोगों की शिक्षा की चिंता की। तो आज जो व्यक्ति है वो मूलभूत आवश्यकताओं से जो पिछले 70 साल में पीड़ित था, उसे वो आवश्यकताएं मिली। ये जो विकास का एजेंडा था, ये किसी की जाति या धर्म या उसका संप्रदाय देखकर नहीं की गई थी। ये मानव कल्याण और भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए। लेकिन सर, पिछड़ों की स्थिति आज भी क्या है? क्या उनके इलाकों के अंदर स्कूलों की क्या व्यवस्था है? पीने का पानी तक की ये परेशानी है, सड़कों की क्या हालत है? परेशानियां कम थोड़ी हुई हैं फिर। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि माननीय मोदी जी के बाद में जो देश में डबल इंजन की सरकार ने जिस तेजी से विकास किया है, अगर आप इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं कि लंबे समय तक चाहे हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर के गांवों में पानी के समझौते की बात थी, तो भागीरथ बनकर जो सीएम साहब भजन लाल जी ने जो समझौता किया और यहाँ झुंझुनू सीकर शेखावाटी बेल्ट के लिए जो पानी की व्यवस्थाएं की, इस सीआरपी मामले में देखें तो कांग्रेस सरकार एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए राजस्थान की सरकार तैयार नहीं थी। तो लोगों ने एक तरफ कथनी करनी को पूरा होते हुए देखा है। इस देश की जनता ने उन दो नेताओं के बीच में एक स्थिति को देखा जहां नरेंद्र मोदी है, जहां पे राजकुमार जी को जरा जोड़ लेता हूं। राजकुमार जी, परेशानियां कम हुई हैं, इसलिए तो जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनका एजेंडा आज भी उनका सटीक वही रहता है कि हमारे लिए हुआ क्या। राजकुमार जी। बिल्कुल शुभेंदु जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। जहां तक बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं जालोर सिरोही से लाल सिंह राठौड़, उन्होंने कांग्रेस के वैभव गहलोत जी को अपना समर्थन दिया है, और अलवर में मायावती जी भी आ रही हैं 2 दिन बाद, तो निश्चित तौर पे मायावती जी या बसपा अपना जोर लगाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 सांसदों के घुटने टिकवाएगा, इस बात का मुझे भरोसा है। नहीं तो इस बार की रणनीति क्या होगी सर? 25, क्योंकि बीजेपी के लिए ये जाहिर तौर पर बड़ा चैलेंज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको शुरुआत 0 से करनी है। बिल्कुल, हर चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और खासकर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, पूरा मंत्रिमंडल राजस्थान में बार बार चक्कर लगा रहा हो, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी के सामने तो चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत माइन्यूटली 25 की 25 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और आने वाली 4 जून को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में राजस्थान से 25 के 25 सांसद इस बार नहीं जाएंगे। अच्छा ललित जी, अलवर, करौली, धौलपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर ज़्यादा इम्पैक्ट माना जाता है। आपको लगता है कि ज़्यादा असर होगा, या प्रधानमंत्री लास्ट में जब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आएंगे, रैली करेंगे, मोदी वेव चलेगी, तो वहां सब कुछ बह जाएगा? देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक बात जो अभी राजकुमार जी बोल रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी, देखिए चुनाव है ये, मैं जैसे पहले बोलता हूँ कि ये अग्नि परीक्षा की तरह होता है, और अगर आप लगातार मेहनत नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट फेल आने वाला है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, रात दिन अगर मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपनी स्ट्रेटजी है, उनका प्लानिंग है, एक बूथ पे जाने का उनका प्लान है, लोगों को टच करने का प्लान है। करौली, सवाई माधोपुर जैसी इस जगह पे वो जाकर के अगर रोड शो करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो आगे आने वाले 11 या 12 तारीख को होने वाला है, तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जहां पे भी कमजोर सीट उनको नजर आ रही है, जहां पे दलित वोट बैंक प्रभावित हो सकता है मायावती जी का आने से, या कांग्रेस के एग्जिस्टिंग जो जिन्होंने अभी वहां पे चुनाव जीता था, बाड़ी के विधायक हैं अभिषेक जी, क्या नाम है उनका, गुर्जर जो है, तो उनके जाने से बहुत प्रभाव वहां पे पड़ा था। बाड़ी के कांग्रेस से आए हुए विधायक को, गिरिराज मलिंगा जी को उन्होंने हराया था। हाँ। इसलिए मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का परिणाम क्या होता है इस पर सभी की नजरें आकर के टिक जाती हैं। आप समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जातीय समीकरणों का हर एक गणित समझाने के लिए, और बारीक विश्लेषण हमने आप तक पहुंचाया है।